नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज किसान आंदोलन का 11वां दिन था। कल किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक बेनतीजा रही थी, जिसके बाद अब किसान 8 दिसंबर को भारत बंद करने पर अड़े हुए हैं। इन सबके बीच अब किसान आंदोलन के मंच पर राजनीति के रंग भी जमने लगे हैं। देश के 11 राजनीतिक दलों ने किसानों के भारत बंद में कूदने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना लगाने की फिराक में है। इसके बाद हम आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी शतरंज की बिसात अभी से वहां पर बिछ चुकी है, जिस पर टीएमसी और बीजेपी अपनी अपनी चालें चल रही हैं, जिससे जुड़ी 3 खबरें आज हमारे पास हैं। पहली ये कि पश्चिम बंगाल सीआईडी ने एक टीएमसी विधायक की हत्या की चार्जशीट में बीजेपी नेता मुकुल रॉय को आरोपी बनाया है। दूसरी ये कि ममता सरकार के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपनी ही पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। और तीसरी ये कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आज की एक अच्छी खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन और बहरीन की तरफ से कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद फाइजर कंपनी ने भारत से आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। फाइजर पहली कंपनी बन गई है जिसने भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। ये तमाम खबरें आगे विस्तार से आप तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात किसानों की। पूरे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और देश की विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक भूख मिटाने का मेन्यू तैयार कर चुकी हैं। 5वें दौर की बातचीत फेल हो जाने के बाद किसान 8 दिसंबर को भारत बंद के लिए इतने तैयार नहीं है जितने देश के राजनीतिक दल। इसीलिए आज खबरदार में हम सबसे पहले किसान आंदोलन में राजनीतिक घुसपैठ का विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि आंदोलनकारी किसान तमाम राजनीतिक दलों से साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि ये देश के किसान और देश की सरकार के बीच की बात है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्षी दल बिन बुलाए मेहमान की तरह किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं। दिल्ली में पिछले 11 दिनों से जारी किसान आंदोलन के चूल्हे पर राजनीतिक कड़ाइयां चढ़नी शुरू हो गई हैं। कोई भी विपक्षी दल इस दावत के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। किसान आंदोलन में बिन बुलाए राजनीतिक मेहमानों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, जिसमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोक दल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां भी। यानी किसान आंदोलन में तमाम विपक्षी दल अपने अपने स्वादानुसार मेन्यू तय कर चुके हैं। कोई सिर्फ जुबानी समर्थन दे रहा है तो कोई भारत बंद में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार बैठा है। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। 8, 9, 10 3 दिन ধরে ওই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी भी भारत बंद का समर्थन करेगी और हम लोग पूरे देश के अंदर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ खड़े हैं। पार्टी के हमारे नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है, सड़क से लेके संसद तक विधायक हों, सांसद हों, हमारे कार्यकर्ता हों, सारे के सारे लोग किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। The left parties, CPI and other left parties have come out with a joint statement giving full support to the Bharat Bandh call given by farmer unions. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मोदी सरकार का शायराना अंदाज में विरोध कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि सोमवार से किसानों के समर्थन में उनके पार्टी कार्यकर्ता हर जिले में किसान यात्रा निकालेंगे। हमारी समाजवादी पार्टी का भी उन किसानों के मुद्दे को समर्थन है। जो सवाल किसान उठा रहे हैं उसका समर्थन हम करते हैं और केवल एमएसपी नहीं,
बल्कि आय कैसे बढ़ेगी किसानों की, उसका रास्ता साफ बीजेपी को करना चाहिए। और बीजेपी से ज़्यादा कोई झूठ नहीं बोल सकता। बीजेपी झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती है अपने लोगों को। महाराष्ट्र में तो किसान आंदोलन और भारत बंद को सफल बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार तो मोदी सरकार को बिन मांगे सलाह दे रहे हैं कि किसान की मांगे मान ली जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। आणि अन्न पुरवठा जर बघितला तर सगळ्यात जास्त योगदान त्याच्यामध्ये पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्याचे, विशेषतः गहू आणि तांदूळ याच्या उत्पादनाच्या देशाची तर गरज त्यांनी भागवली, पण जगातल्या 17-18 देशांना धान्य पुरवठ्याचं काम हा देश करतो। त्याच्यात पंजाब आणि हरियाणा याचा वाटा फार मोठा आहे। जेव्हा पंजाब आणि हरियाणाचा शेतकरी रस्त्यावर दिसतो हा गांभीर्यानं दखल घ्यायला पाहिजे, त्याची दुर्दैवाने घेतली दिसत नाही। मला स्वतः असं वाटतं की असंच जर राहिलं तर ते फक्त दिल्लीपुरतं सीमित राहणार नाही, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील आणि प्रश्नाची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करून घेतली। अजूनही शहाणपणाची भूमिका घ्यावी अशी माझी अपेक्षा आहे। किसान आंदोलन के बहाने मोदी सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष के नए नए गठबंधन तैयार हो रहे हैं। बताइए, कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई पहुंच गए, ताकि किसान आंदोलन को राजनीतिक राह दिखाई जा सके। देखिए, शिरोमणि अकाली दल की ओर से हमारा डेलीगेशन आया था माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी को मिलने के लिए। हमारा ये कहना था कि जो देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है वो आज एक किसानों का आंदोलन नहीं रहा, वो आवाम का आंदोलन हो गया। तो इस सब के बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजसी पार्टियां हैं, उनको इस संघर्ष के सपोर्ट में आना चाहिए, संघर्ष की सपोर्ट करनी चाहिए। अब जब सारे विपक्षी दल एक होकर किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को घेरने का मौका बना चुके हैं, तो मोदी सरकार भी अपने बचाव में एक्शन लेगी। तो ले लिया एक्शन। पटना के मशहूर गांधी मैदान में तेजस्वी यादव बैठे थे अपने समर्थकों के साथ किसानों के समर्थन में। पहले उन्हें वहां से हटाने की कोशिशें हुई, नहीं माने तो हो गई एफआईआर तेजस्वी एंड कंपनी पर पूरे 19 आरजेडी नेताओं के खिलाफ महामारी कानून के तहत। लेकिन राजनीति चीज ही ऐसी है, जितना मना करें उतनी ज्यादा करने का मन करता है। आज हम सब लोग यहाँ जुटे थे कि बापू के सामने संकल्प लेंगे कि किसानों के संघर्षों के साथ हम लोग मजबूती के साथ एकजुट खड़े हैं। और एमएसपी का जहाँ तक बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जहाँ तक बात है, किसानों को मिलना चाहिए। इसका जिक्र ना होना आप समझिए कि ये निजीकरण के हाथों में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र जो है बेचा जा रहा है। 8 दिसंबर को भारत बंद के लिए आंदोलनकारी किसान इतनी तैयारी करके नहीं आए होंगे जितनी तैयारी राजनीतिक दलों ने कर ली है। हर विपक्षी दल भारत बंद में अपना योगदान देने के लिए कमर कसकर बैठा है, लेकिन किसान तो कह चुके हैं कि ये उनके और सरकार के बीच की बात है। राजनीतिक दल कृपया उचित दूरी बनाकर रखें, लेकिन विपक्षी दल मान नहीं रहे। बताइए, सरकार भी कब तक चुप बैठे? निश्चित रूप से इसके ऊपर हमारे देश के किसानों को किसी प्रकार का किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं होती। मैं नहीं समझता कि किसी के बहकाव में आने की जरूरत है। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज देश के किसान हैं वो नरेंद्र मोदी जी की इन योजनाओं के ऊपर सहमत है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। वैसे सरकार हो या विपक्ष, हर कोई किसानों के भविष्य की चिंता में घुला जा रहा है। सरकार कह रही है कि कृषि बिल क्रांतिकारी है, लेकिन इस क्रांतिकारी बिल पर किसानों की भ्रांतियां दूर नहीं कर पा रही और ऊपर से विपक्षी दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर सीन ये है कि विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधे पर अपनी अपनी बंदूकें सेट कर निशाना साधने में लगी हुई हैं और मोदी सरकार निशाने पर है। लेकिन सरकार दो टूक शब्दों में कह चुकी है कि कृषि कानून तो किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होंगे। लेकिन किसान भी ठान चुके हैं कि वो इन कानूनों को किसी भी कीमत पर रद्द करवा कर ही रहेंगे। अब 9 दिसंबर को छठे दौर की बैठक में क्या नतीजा निकलता है, इसका इंतजार किसान ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है।
लेकिन उसके पहले आंदोलनकारी किसान 8 दिसंबर को भारत बंद करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी पर आधारित आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इसका सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं हैं। इतने साल हो गए मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने। ताजा स्थिति यह है कि दिल्ली के इन बॉर्डर्स की तरह सरकार और किसानों के बीच आपसी सुलह के सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं और अब किसानों को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है जो भारत बंद की तरफ जाता है। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? आखिर वो बातचीत कैसी हो रही है कि 5 बार बैठे आप लोग और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है? कपिल जी, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस अध्यादेश ये जो लाई ना सरकार जो है ना कोई संशोधन करना चाह रही, ना कोई जो है ना रद्द करने जा रही, वो तो सिर्फ किसानों को थकाना चाह रही। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो बातचीत जब चले तो कुछ ना कुछ होता। वो बात बनेगी क्यों नहीं बनेगी? जब आत्मा साफ होगी तो परमात्मा मिलता है। इन लोगों के अंदर खोट है भाई। 4 बार तो होली, 5वीं खत्म होगी, कोई हल नहीं निकला। लेकिन किसान जो है, किसान को ये पागल मान रहे, किसान को चाह रहे ये ऐसे ही थक्के जाडे ठंड में भूखे तिसाए तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा की बार नहीं होगा, ये बराबर चलेगा। आज पूरे दिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की महापंचायतें चलती रहीं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान नेताओं के बीच मंत्रणाएं चलती रहीं। हर तरफ से एक ही आवाज उठी। एक तरफ किसान है और बैरिकेड के दूसरी तरफ जवान है। इन दोनों के बीच सरकार है जिसके पास समाधान है, लेकिन सरकार समाधान निकालेगी क्योंकि किसानों की मांग है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो अपना हक लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था लगाई गई है वो इसलिए कि किसान किसी भी तरह से शहर के भीतर न प्रवेश करने पाए, और इसीलिए चुनौती इनके बीच भी है। अगर नहीं मानते हैं तो ये सोच रहे हैं कि हम राज करते रहेंगे, हम अपनी मनमानी चलेगी, तो ये तो ना मुगल रहे ना कोई राक्षस रहे जैसे, तो ये भी नहीं रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ आरएएफ के जवानों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया है तो दूसरी ओर किसानों की तरफ से फ्रंट लाइन पर निहंग सरदार तैनात हैं। हाथों में तलवार कृपाण लिए घोड़े के साथ मौजूद निहंग सरदार वक्त वक्त पर तलवारबाजी दिखा रहे हैं। भारत बंद के दौरान किसानों को कंट्रोल करने के लिए आंदोलन का केंद्र बन चुके सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी रिहर्सल कर रहे हैं। देखिए, जो आप सिंघू बॉर्डर है वहां पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर आरएएफ के जवान हैं, उनके पीछे दिल्ली पुलिस के जवान हैं और यहां पर बकायदा ड्रिल की जा रही है कि अगर एक्शन देता है सुप्रीम कमांडर तो उसके बाद किस तरह से एक्शन लेना है। अब ये तैयारी हो रही है। देखिए, 5वें दौर की जो बातचीत है सरकार और किसानों के लीडरों के बीच, वो तो सफल नहीं रही, लेकिन बड़ी बात यह है कि बातचीत टूटी नहीं है। अगर आप देखें तो किस तरह से एक्स्ट्रा फोर्स यहां पर बुलाई जा रही है। खुद दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के डीसीपी हैं उन तक को यहां पर मैदान में उतार दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें तो किस तरीके से पहले यहां पर बैरिकेटिंग थी लोहे की, लेकिन अब देखें तो बकायदा यहां पर सीमेंटेड जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। बड़े बड़े जो ये पत्थर हैं इस तरीके से क्रेन के जरिए लाए गए हैं और यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेटिंग की गई है। किसानों को मनाने की सरकार की अभी तक की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, लेकिन भारत बंद करने पर आमादा किसानों के समर्थन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बॉक्सिंग रिंग के चैंपियन विजेंदर सिंह आज किसान आंदोलन के रिंग में उतरे और किसानों के समर्थन में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लौटाने की चेतावनी दे डाली। यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं और खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने, मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है। तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है और भैया तो अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा
स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। अभी तक किसान आंदोलन की टेंशन थी, अब सरकार को भारत बंद की टेंशन सता रही होगी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध से सरकार चौतरफा घिर चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऊपर से कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और जले पर नमक छिड़क रहे हैं। दूध को भट्ठी पे रखो तो दूध का उबलना निश्चित, और किसान में रोष और आक्रोश जगा दो तो सरकारों का, हुकूमतों का तख्तो ताज उलटना निश्चित। किसानों को मनाने में जुटी सरकार की 5 कोशिशें तो अब तक नाकाम हो गई, लेकिन छठी कोशिश से पहले सरकार को एक बड़ी परीक्षा देनी है। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान करके किसानों ने केंद्र सरकार को बड़ा सिरदर्द दे दिया है और अब किसानों के इस आह्वान पर कई ट्रांसपोर्ट यूनियनें और ट्रेड यूनियनें भी भारत बंद में शामिल होने का फैसला कर चुकी हैं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे अगले साल पश्चिम बंगाल में होना है चुनाव, लेकिन किस पार्टी में अभी है सबसे ज्यादा तनाव। पूरी खबर बताएंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए खबरदार और देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं खबरदार और अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर 6 महीनों के भीतर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ताकत के बल पर प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोट रही हैं। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर प्रदेश का माहौल खराब करने का पलटवार किया है। शनिवार को बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच फिर से खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों दल एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल की राजनीति में आज 3 बड़ी बातें हुई। पहले यह कि नादिया में टीएमसी विधायक की हत्या के मामले में सीआईडी ने बीजेपी नेता मुकुल रॉय को साजिशकर्ता बताया है और चार्जशीट दायर की है। दूसरी खबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच तल्खी और बढ़ गई है। आज राज्यपाल ने कहा कि राज्य में आग लगी है और यहां पर तुच्छ राजनीति हो रही है। तीसरी खबर यह है कि ममता के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने बागी तेवर दिखाए हैं। कोलकाता की एक पब्लिक मीटिंग में पार्टी में योग्यता रखने वालों की जगह भ्रष्टाचारियों को वाहवाही मिलने का आरोप लगाया है। चुनाव से पहले टीएमसी में बगावत के सुर ममता के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इधर बीजेपी और टीएमसी के बीच जमीन पर भी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। बंगाल की धरती खून से लाल हो रही है। देसी बमों के धमाके से इलाके गूंज रहे हैं। हर दूसरे दिन राजनीतिक हिंसा, हर दूसरे दिन खूनी संघर्ष। राजनीतिक हिंसा की इस आंधी में जान की कोई कीमत बची नहीं है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच सत्ता संघर्ष अब बंगाल की रक्त चरित्र राजनीति की सच्चाई है। 5 दिसंबर को आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बमों से हमला हुआ, आगजनी की गई। पांच दिसंबर को ही कूच बिहार में बीजेपी की रैली में बमों से हमला किया गया। कोलकाता में बीजेपी का कैंप दफ्तर फूंक दिया गया। दिसंबर को नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता उलझ गए। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जख्मी हो गया। 1 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर में वक्त पर पुलिस नहीं पहुंचती तो टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह उलझ जाते। यह हिंसा बंगाल के सत्ता संघर्ष का सबूत है। ममता ने बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए माहौल खराब करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने टीएमसी की पकड़ कमजोर होने की बौखलाहट। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्ट सरकार है, हिंसा की राजनीति करने वाली सरकार है, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। भाइकों की भूमिका इस प्रदेश के अंदर गोल माफियाओं को संरक्षण देना, सैंड माफियाओं को संरक्षण देना,
गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देना, सिंडिकेट राज चलाना और हिंसा की राजनीति करना, ये ममता सरकार की पहचान होगी और इन सब गलत कामों को संरक्षण देते हैं भाई को। इस संघर्ष के बीच बीजेपी नेता मुकुल रॉय पर टीएमसी विधायक की हत्या के मामले में चार्जशीट दायर की गई। सीआईडी ने आरोप पत्र में उन्हें साजिशकर्ता बताया है। इस चार्जशीट में बीजेपी नेता मुकुल रॉय और बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुकुल रॉय आरोपों से इनकार कर रहे हैं। देखिए, ये ममता हम बोला है, हम चैलेंज किया है, ममता तू होम मिनिस्टर है, वो आदमी का सामने खड़ा होके बोलो जे बीइंग ए होम मिनिस्टर आई बिलीव जे ममता मुकुल इज इन्वॉल्व विद दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। लेट हिम से। 9 फरवरी 2019 को कृष्णगंज विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या हो गई थी। बिस्वास जब अपने क्षेत्र में एक सरस्वती पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, तब उन्हें पॉइंट ब्लैंक यानी बिल्कुल सामने से गोली मार दी गई। मार्च 2020 में सीआईडी ने मुकुल रॉय से पूछताछ की। मुकुल रॉय कोलकाता हाई कोर्ट से फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। बीजेपी ने चुनाव से कुछ दिन पहले मुकुल रॉय पर चार्जशीट को ममता का चुनावी स्टंट और दबाव बनाने की राजनीति बताया है। बंगाल के लिए कोई नया विषय नहीं है कि कार्यकर्ताओं को के ऊपर अन्याय और अत्याचार करके, झूठे मुकदमे करके उनको जेलों में बंद किया जाए। यहाँ तक कि बंगाल साक्षी है कि 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान ले ली गई है, लेकिन इन सब से हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। अंततः इस अन्याय के रावण को समाप्त होना पड़ेगा। टीएमसी पर अगला हमला राजभवन से हुआ। कुछ मौकों पर ममता के खिलाफ मोर्चा खोल चुके गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और हिंसा पर चुप रहने का आरोप लगाया। गवर्नर ने कहा कि राज्य में आग लगी हुई है और लोग तुच्छ राजनीति पर तुले हुए हैं। मुझे कहने में बहुत जोर आएगा कि पश्चिम बंगाल का शासन संविधान के अनुरूप चल रहा है। बड़ी बाधाएं आ रही हैं। मेरा प्रयास है कि इस प्रकार का निष्कर्ष न निकालना पड़े। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन लोगों के कार्यकलाप, लगातार कार्यकलाप इस तरीके के हो रहे हैं कि व्यवस्था की ओर मुझे धकेला जा रहा है। बंगाल की राजनीति में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं। बीते लगभग 5 दशकों के दौरान यहाँ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में हत्याओं और हिंसाओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान सत्ता संभालने वाले चेहरे जरूर बदलते रहे, लेकिन उनका चाल चरित्र रत्ती भर भी नहीं बदला। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच ये रस्साकशी नई ताकत के और तेज होने की पूरी संभावना है। तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी हो या फिर केंद्र बनाम राज्य, इस समय अब लड़ाई अलग स्तर पर जा चुकी है, जहां केंद्र की एजेंसियां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर एक के बाद एक मामले कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की एजेंसियां भाजपा के नेताओं के खिलाफ। ऐसे में जहां ये लड़ाई टक्कर की है, तो वहीं दूसरी वाली बात होगी देखने वाली भी कि आखिरकार इस टक्कर की लड़ाई में कौन चकनाचूर होता है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में ममता के गढ़ में सेंध पर सेंध लग रही है। शुवेंदु अधिकारी के बाद एक और मंत्री राजीव बैनर्जी भी अब बागी हो गए हैं। राजीव ने पार्टी में कामकाज के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं और ये तक कह दिया कि इस वक्त सिर्फ चापलूसों का ही बोलबाला है। टीएमसी में जारी बगावतों के इस दौर के क्या मायने हैं? आखिर क्यों ममता के सिपहसालार पाला बदलने की तैयारी में है? पहले शुवेंदु अधिकारी का मंत्री पद से इस्तीफा और अब वन मंत्री राजीव बैनर्जी के बागी तेवर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दो सिपहसालार बगावत का झंडा बुलंद कर टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ममता खेमे में इस उठापटक को देखकर गदगद है। ममता सरकार में वन मंत्री राजीव बैनर्जी वैसे तो पार्टी से पहले से ही नाराज थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका राजनीतिक सुर बदल गया और अब वो खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। राजीव बैनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर करने का जो मंच चुना है, वो सब जाहिर कर गया। भरी सभा में उन्होंने पार्टी में गड़बड़ी का कच्चा चिट्ठा खोला, आरोप लगाकर टीएमसी को बुरी तरह चौंका दिया।
আর যে মুখগুলোকে মানুষ পছন্দ করে না, যে মুখগুলোকে মানুষ দেখতে চায় না, যাদের সম্বন্ধে মানুষের বিরাট অভিযোগ আছে, যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, যারা স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে পারে না, যারা সত্যি কথা বলতে পারে না, আজকে তারা শুধু স্থাবক বলে তাদেরকে আজকে সামনের সারিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। इस बगावत की पहली आहट पिछले महीने 11 नवंबर को पहली बार तब सुनाई दी थी जब कैबिनेट की बैठक में 4 मंत्री नहीं पहुंचे। इनमें शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी दोनों शामिल थे। अब इनकी नाराजगी सार्वजनिक हो चली है, लेकिन पार्टी को लगता है कि सब ठीक है। जो नाराज हैं उन्हें मना लिया जाएगा। রাজীব দলে আছে কি হলো? রাজীবকে নিয়ে আবার এই এতদিন ধরে শুভেন্দু করলেন, আবার রাজীব করছেন। এটা কেন করছেন? রাজীব কি এমন বললো যে যাতে আপনাদের মনে হলো যে রাজীব বিয়ে? আমাদের মনে তো অনেক সময় রাগ অভিমান হয়, তার মানে কি আমরা আমাদের অভিভাবককে ছেড়ে কোথাও চলে যাই? टीएमसी अपने नेताओं की नाराजगी पर पर्दा डालने की जितनी भी कोशिशें करे, लेकिन ये साफ हो चला है कि टीएमसी के अंदर हलचल तेज है। कई विधायकों की तरफ से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर नाराजगी उठने लगी है। आपका कहना है कि पार्टी को नुकसान हो रहा है उनसे? और ये तो सिर्फ हमारा तरफ से नहीं है, अभी तक से ज्यादा पार्टी वर्कर्स, पार्टी का सीनियर मोस्ट एमएलए लोग सभी तो उनका विरोध में बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? पीके का साथ पीके का टीम का साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारा मालूम होता है ये लोग आए हैं टीएमसी को खत्म करने के लिए। पीके कहाँ कौन पार्टी का दलाल है ये ढूंढना चाहिए। इधर ममता बनर्जी के खेमे में बगावत की सुगबुगाहट नजर आई, उधर बीजेपी मौके का फायदा उठाने के लिए अलर्ट हो गई। माना जा रहा है कि नाराज टीएमसी नेता बीजेपी के संपर्क में है। सवाल पूछे गए, लेकिन अभी बीजेपी पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। जो विकास प्रेमी टीएमसी में लोग हैं, जो चाहते कि बंगाल में विकास हो, दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला का, बाकी कुछ नहीं हुआ। हिंसा वाला बंगला बन गया, बेरोजगार वाला बंगला बन गया, माफियाओं के संरक्षण में पूरा बंगाल चला गया। लोगों में इस बात का दुख है कि जनता के बीच हम कैसे जाएंगे, और सबको विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में विकास होगा। इसलिए टीएमसी के लोग, सीपीएम के लोग, कांग्रेस के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी में आने की इच्छा प्रकट की है। टीएमसी में यह खटपट ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो भी तब जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही 10.16% वोट के साथ महज 3 विधानसभा सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 40.64% वोट के साथ बंगाल की 18 सीटें जीतकर ममता के गढ़ में झंडा गाड़ दिया था। ऐसे में ममता बाहरी चुनौती का सामना तभी कर पाएंगी जब घर में उन्हें चुनौती ना मिले। तृणमूल कांग्रेस में रहकर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाना अब कोई नई बात नहीं है, भले ही वो कैबिनेट में मंत्री हो या फिर कोई नेता। इस समय जो सबसे बड़ी विरोधिता तृणमूल कांग्रेस के सामने है वो खुद अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से है। जहां एक ओर ये लड़ाई बद से बदतर होती चली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसमें हर वो मौके पर चौका मारने का प्रयास कर रही है उन्हें अपनी ही पार्टी में लेकर। ऐसे में विरोध और विरोध प्रदर्शन दोनों बंगाल की राजनीति में बखूबी कायम है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो बंगाल में अपनी पार्टी में छिड़ी हुई बगावत को ममता बनर्जी कैसे संभालती हैं, आगे क्या होता है, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए बात कोरोना वैक्सीन की, जिसे बनाने वाली कंपनी फाइजर ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत में आवेदन किया है। फाइजर ने कोविड-19 टीके को ब्रिटेन और बहरीन में ऐसी ही मंजूरी मिलने के बाद यह अनुरोध किया है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन पूरी दुनिया में चल रही वैक्सीन रेस की फिनिश लाइन को लांघ चुकी है और अब लोगों के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी भी दे दी है। अब अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत सरकार से टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी मांगी है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइजर अपनी वैक्सीन को भारत के लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहती है। कंपनी ने DCGI से क्लिनिकल परीक्षण की छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया है। इससे पहले फाइजर को ब्रिटेन और बहरीन में टीकाकरण करने की मंजूरी मिली हुई है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि भारत में फाइजर को ये मंजूरी मिलना इतना आसान नहीं है।
इसके पीछे कई तकनीकी कारण हैं। पहली वजह है भारत में फाइजर की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। आम भाषा में कहें तो वैक्सीन का परीक्षण भारत में नहीं हुआ है और ना ही इसका ट्रायल डोज किसी को लगा है। इसके अलावा इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही बात इसके इस्तेमाल को बहुत मुश्किल बना देती है। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमारे देश ने ठहराया है कि इसकी प्रायोरिटी हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रेट लिमिटिंग स्टेप अगर कुछ होगी तो वो है वैक्सीन के डोसेज की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल। अब अगर वैक्सीन के डोज की अवेलेबिलिटी अगर बड़ी बात होती है तो हमको कुछ लोगों को देने की कोशिश करना है। इस वैक्सीन को अब तक 6 देशों में 43,500 लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में हुए परीक्षणों में 90% लोगों में वायरस के प्रति रक्षात्मक प्रणाली विकसित हुई है। फाइजर वैक्सीन की प्रभाव दर यानी एफिकेसी रेट 95% है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोनटेक के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। पहले ये वैक्सीन हॉस्पिटल्स को दी जाएगी ताकि वो अपने स्टाफ को दे सकें और पेशेंट्स को देना शुरू कर सकें। साथ ही साथ में जो यहाँ फैमिली डॉक्टर्स हैं वो लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर, जिसको नेटवर्क्स बोलते हैं, उनके थ्रू वैक्सीन डिलीवर करने की तैयारी में है। काफ़ी देर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमें। कल जो इन्फॉर्मेशन आई उसके बेसिस पे ये बताया गया है कि 10 दिन के नोटिस पे हम स्टैंड बाई रहें। अगर डीजीसीआई से फाइजर इंडिया को मंजूरी मिल जाती है तो भारत में उपलब्ध होने वाला पहला टीका उसका हो सकता है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी डीजीसीआई से अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के लिए ऐसी ही मंजूरी मांगी है। माना जाता है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड भारत में इस्तेमाल होने के लिए सबसे उपयुक्त है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी गई है। अब इजाजत दी जाती है या फिर नहीं, इस पर रहेगी आज तक की नजर। लेकिन जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आ जाए हिंदुस्तान में, उम्मीद इसी बात किसी के साथ। खबरदार मिक्सचर से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।